नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आज बहुत समय के बाद मैं आपके लिए एक किताब लेकर आई हूं। एक ऐसी किताब जिसकी सामग्री, वैचारिक नवीनता, तार्किकता व लेखन कौशल से प्रभावित होकर हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार डॉक्टर नामवर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, किंतु समय से पूर्व उनका देहावसान हो गया और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी हो ही नहीं पाई। ये एक ऐसी किताब है जो आपको आपकी हिंदी भाषा के प्रति पूर्ण जानकारी देगी, उसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी देगी और हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा है वो आपको संक्षिप्त रूप में बताएगी। इस किताब के लेखक हैं संजीव कुमार गंगवार, जो कि लगभग अलग अलग विषयों पर लगभग 15 किताबें लिख चुके हैं, लेकिन चर्चा में नहीं हैं क्योंकि वो स्वयं को बाजारवाद के हिसाब से नहीं ढाल पाए, खुद को प्रमोट नहीं कर पाए। पुस्तक का नाम है माँ हिंदी। इस पुस्तक की प्रभावशीलता का आभास इसके कवर पेज पर लिखे मशहूर लेखकों के कोट से हो जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख कोट है डॉक्टर नामवर सिंह जी का, जिसे मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि माँ हिंदी में जिस प्रकार छायावाद को खड़ी बोली हिंदी की शक्ति और संभावनाओं का टेक्नोलॉजी काल कहा गया है, वह अद्भुत है। यह पंक्तियाँ इस पुस्तक में सन्निहित नव विचारों व हिंदी साहित्य के अध्ययन करने की एक नवीन दृष्टि की ओर संकेत करती है। तो आइए और जानते हैं इस किताब के बारे में। तो लेखक संजीव जी ने पुस्तक लिखने की अपनी इच्छा, प्रयासों और उद्देश्य की चर्चा प्राकथन में की है, जैसा कि सभी लेखक करते हैं। उसके बाद है डॉक्टर नामवर सिंह जी की कलम से कुछ पंक्तियाँ, और उसके बाद उसके पुस्तक के प्रथम 4 अध्यायों में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के उद्भव, विकास व इनके पारस्परिक संबद्धता की सुंदर व्याख्या लेखक द्वारा की गई है। एक और महत्वपूर्ण बात कि नामवर जी जैसे महान साहित्यकार का आशीर्वाद इस किताब को प्राप्त होना इसकी एक विशेष उपलब्धि है, जो कि इसकी महत्ता को दर्शाती है। तो बात करते हैं इसकी सामग्री की। तो प्रथम 4 अध्यायों में लेखक लिखते हैं हिंदी भाषा का क्षेत्र क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है, फिर भी भारतीयों खासकर दक्षिण भारतीयों का अंग्रेजी से इतना लगाव क्यों है, बोली, भाषा व संस्कृति तीनों का पारस्परिक जुड़ाव आदि का विवरणात्मक विवेचन संजीव जी ने प्रथम 3 पाठों में किया है। राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति अध्याय में हिंदी की संवैधानिक स्थिति का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण पठनीय। यहाँ संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 120(1) को उद्धृत किया गया है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। संविधान के अन्य कई भागों व अनुच्छेदों का संदर्भ देते हुए यह समझाया गया है कि संविधान सभा ने हिंदी को मातृभाषा या संवैधानिक भाषा बनाने के पूर्ण संकेत दिए थे, साथ ही अन्य भाषाओं को भी पूर्ण सम्मान दिया था। अगले कई अध्याय में हमें हिंदी भाषा के साहित्य का इतिहास से परिचय मिलता है। हिंदी साहित्य के आरंभ, आदिकाल से लेकर प्रयोगवाद तक के काल की संक्षिप्त किंतु आकर्षक, सटीक व उपयोगी जानकारी देने जैसे मुश्किल कार्य को संजीव जी ने अपने अध्ययन व लेखन कौशल से बखूबी आकार दिया है। आगे संजीव जी ने नई कविता, अकविता, हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के विकास की अलग अलग व्याख्या की है। हिंदी और भारतीय संस्कृति को साथ जोड़कर लेखक लिखते हैं कि हिंदी ने भारतीय संस्कृति को सिंचित करने, आदर्शवाद, नैतिकता, स्नेह, भक्ति आदि को संस्कृति का हिस्सा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संजीव जी के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी हिंदी ही थी जिसने संपूर्ण देश को जोड़े रखा। इसके अलावा उन्होंने राजभाषा हिंदी के विकास में सरकारी प्रयासों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। इस अध्याय को पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि कैसे आज़ादी के पूर्व अंग्रेजी सीखकर स्वयं को उच्च वर्ग का समझने वाले हमारे कुछ नेता हिंदी के प्रचार प्रसार में उदासीन रहे। हिंदी को सरकारी कार्य से दूर रखने की एक प्रमुख वजह संजीव जी यह भी लिखते हैं कि हिंदी के प्रयोग से
आम भारतीय जनता भी शासन के गलियारे तक पहुंच सकती थी, जिसे उस समय का अंग्रेजी पढ़ा एलीट वर्ग स्वीकार नहीं कर पाया। अपने इसी स्वार्थ के चलते हमारे देश के नेताओं ने आज़ाद हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों का मानसिक गुलाम बनाकर छोड़ दिया। संजीव जी लिखते हैं कि अंग्रेजी को शिक्षा और नौकरियों में अनिवार्य बनाकर करोड़ों ग्रामीणों, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को संपन्नता, आत्मसम्मान और स्वाभिमान से वंचित कर दिया गया। अंतिम 3 अध्यायों में लेखक भाषा और संस्कृति की सम्मिलित व्याख्या करते हैं। उनके विचार में प्रत्येक भाषा से उसकी संस्कृति जुड़ी होती है। आप विदेशी भाषा बोलना सीख सकते हैं, किंतु उसकी संस्कृति नहीं। अपनी भाषा सीखने से हम अपनी संस्कृति के करीब रहते हैं। इस बात का अनुसरण विश्व के कई बड़े देश आज तक कर रहे हैं। चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, यूएई आदि सभी देश अपना अधिकतर कार्य व आपसी संवाद अपनी ही भाषा में करते हैं, तभी वो आज तक अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम भारतीय यह बात समझ ही नहीं रहे हैं कि एक विदेशी भाषा के अतिमोह के कारण हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। बच्चों की जीभ पर 24 घंटे चढ़ी रहने वाली अंग्रेजी उनसे उनकी संस्कृति, कल्पनाशीलता और आत्मिक कौशल छीनती जा रही है, अपने समाज और साहित्य से दूर करती जा रही है। इसी लेखक ने सांस्कृतिक क्षति या कल्चरल लॉस का नाम दिया है, जो कि समाज के विघटन का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। बाद में आप जितनी भाषा सीखें, ये आपकी योग्यता है। हिंदी और भारत संघ अध्याय विश्लेषण करता है कि हिंदी के विकास की दर का धीमा होना सीधे सीधे राजनीतिक स्वार्थ का परिणाम है। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना लिया गया होता तो आज देश के राजनीतिक प्रशासनिक शक्ति संतुलन का मानचित्र ही अलग होता। आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी को कार्यकाज की भाषा बनाए रखने के कारण आम जनता की प्रशासन तक पहुंच हो ही नहीं पाई। वो तो तब भी हाथ जोड़े खड़ी रही। उसके लिए आज़ादी का अंतर बस इतना ही था कि 1947 से पहले विदेशियों ने उन्हें प्रताड़ित किया और आज़ादी के बाद उनकी भाषा उन्हें प्रताड़ित किया, और आज तक कर रही है। कितनी ही प्रतिभाएं कभी अपना सर नहीं उठा पाई क्योंकि उन्हें सिर्फ हिंदी आती थी। इसका एक ज्वलंत उदाहरण भारत की प्रशासनिक सेवाएं हैं। इन परीक्षाओं को पास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अंग्रेजी में डबल मेहनत करनी पड़ती है। कितने ही बच्चों की सफलता में यही अंग्रेजी रास्ते का कांटा बन जाती है। माँ हिंदी किताब हमें हिंदी के सभी आयामों से परिचित कराती है। वह समझाती है कि अंग्रेजी सीखना या बोलना बुरा नहीं है, बस हम उस मानसिक गुलामी से खुद को मुक्त करें जो कि हम 77 वर्षों से झेलते आ रहे हैं। दूसरा, हिंदी पढ़ने लिखने वालों को भी वो तमाम अवसर प्राप्त हों जो अंग्रेजी पढ़ने बोलने वालों के लिए होते हैं।